लिए तीन तरीके हैं। तीन चीजों को अगर कोई भी व्यक्ति अगर अडॉप्ट कर लेता है और उसे अपने नेटवर्क में अगर ढाल लेता है, तो बिलीव करें ये तीन चीजें जो मैंने सिस्टम से मैंने सीखा था, ये तीन चीजों को मैंने आजमाया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तरीके काम करते हैं। सबसे पहला काम, नेटवर्क इंडस्ट्री के भीतर बहुत बड़ी टीम बनाने के लिए, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए जो लोगों को करने की जो जरूरत होती है, वो होती है पहला काम नेटवर्क बनाना। पहला काम नेटवर्क बनाना पड़ता है। आज आप अगर ये सोचते हैं कि आप दो हाथों से मेहनत करके आप अपनी दुनिया बना लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। दो हाथों से मेहनत करके सिर्फ जरूरत पूरा कर सकता है। आप अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, माँ बाप की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, सपने नहीं पूरा कर सकते हैं, सिर्फ जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। अगर सपने अगर पूरा करना है, तो सबसे पहला काम जो नेटवर्क इंडस्ट्री में जो करने की जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में जो करने की जरूरत पड़ती है, वो पहले नेटवर्क बनाना पड़ता है। अगर आपके पास अगर एक बड़ी अगर टीम है, तो उस बड़ी टीम की वजह से आप बड़े सपने को आप पूरा कर सकते हैं। नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में काम करने के लिए एक लिमिटेड समय है। कोई भी आदमी दिन भर में 8 घंटे 10 घंटे ही मेहनत कर सकता है, और कोई व्यक्ति बड़ा आदमी 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करने से नहीं बनता है। जिस व्यक्ति के लिए जितने ज्यादा घंटे काम होंगे, वो आदमी उतना ही बड़ा बन सकता है, उतना ही बड़ा आज वो आदमी बनेगा। तो पहला काम जो आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में जो करने की जरूरत पड़ती है, वो नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क बनाना पड़ता है। और दूसरा काम जो आपको इस बिजनेस के भीतर जो करने की जरूरत पड़ेगी, वो नेटवर्क को टिकाना पड़ता है। कई सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो नेटवर्क बना तो लेते हैं, उनसे कई बार पूछो कि कितने की टीम बन गई, तो कहते हैं कि सर 50 की टीम बन गई। बोला 50 की टीम बन गई, तो आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? तो कहते हैं सर खाली 5 काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वो 45 लोग कहां चले गए? तो कहने के लिए आपकी टीम 50 की है, आपका नेटवर्क का साइज 50 जरूर हो सकता है, लेकिन आपकी जो नेटवर्थ है ना, नेटवर्थ, आपकी वैल्यू, आपकी कीमत, आपका जो नेटवर्थ है, नेटवर्क सिर्फ 5 लोगों का है। आप ठोक कर बोल जरूर सकते हैं कि सर 50 आदमी की टीम है, लेकिन आपकी टीम में जो पावर है, वैल्यू है, सिर्फ 5 लोगों की है। नेटवर्क आपकी टीम का सिर्फ 5 का है। दोस्तों, बिजनेस में नेटवर्क को बनाना और दूसरा सबसे बड़ा जो काम होता है, नेटवर्क को टिकाना। अगर आपने टीम अगर बनाई और टीम को अगर आपने टिकाना अगर नहीं सीखा, कैसे वो टीम आपके साथ रुकेगी? कैसे आप उस टीम को आप होल्ड कर पाएंगे? अगर ये कलाकारी अगर आपने अगर नहीं सीखा, तो आप बिलीव करें, नेटवर्क बनाने के बावजूद भी आपको इस बिजनेस के भीतर कोई भी फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। नेटवर्क बनाने के बाद नेटवर्क को टिकाना, ये भी बहुत जरूरी वाला काम है कि आप नेटवर्क को रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं। तीसरा जो सबसे जरूरी काम जो नेटवर्क इंडस्ट्री में जो होता है, नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। ये नेटवर्क इंडस्ट्री डुप्लीकेशन के ट्रैक पर चलता है। नेटवर्क इंडस्ट्री डुप्लीकेशन के ट्रैक पर चलता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में आपका टैलेंट काम नहीं करता, आपकी कितनी बड़ी डिग्रियां हैं, आपका कितने बड़े विभाग में कितने बड़े पद पे हैं, ये भी काम नहीं करता। आपकी नॉलेज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये भी काम नहीं करता। नेटवर्क के भीतर सिंपल से एक चीज काम करती है कि कितना बेहतर तरीके से नेटवर्क में आपकी टीम चीजों को डुप्लीकेट कर रही है। जो आप कर रहे हैं, जो सिस्टम कह रहा है, उसको नेटवर्क डुप्लीकेट आसानी से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर आपने अपने काम करने के तरीके को बहुत मुश्किल बना रखा है, बड़ा पेचीदा बना रखा है, जिसे आपकी टीम बहुत मुश्किल से डुप्लीकेट कर पा रही है, तो इसका मतलब आपका नेटवर्क बहुत पावरफुल नहीं होगा। चीजों को इतना आसान बनाना पड़ेगा जिसे आपकी टीम बहुत आसानी से डुप्लीकेट कर सके, आसानी से उसे कॉपी कर सके। आप जो कर रहे हैं वो आपकी टीम करना चाहिए। और आप अगर अपनी टीम में ये डुप्लीकेशन के प्रोसेस को अगर आप इजी तरीके से अगर आप फ्लो कराने में कामयाब अगर हो गए, तो बिलीव करो, नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़े किंग बन सकते हैं। अब बात आती है कि नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो नेटवर्क बनाने के लिए दोस्तों 4 तरीके हैं। कोई नई बात आपको नहीं बताऊंगा आज मैं, कोई नई बात नहीं बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा कि जो आपने किसी भी ट्रेनिंग में आपने नहीं सुना होगा, किसी मीटिंग में नहीं सुना होगा। मैं इतना ही जानता हूं कि नई बातों से दुनिया नहीं बदलती है। जो चीजें आपने इससे पहले सुनी हुई होंगी, बस उन चीजों को मैं खाली आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन चीजों को करने से सच में बनता है, इन चीजों को मैंने किया है, इन चीजों को हम जैसे ढेर सारे लोगों ने किया है, जो आज की तारीख में डायमंड हैं। और ये चीजें अगर आप करना शुरू करते हैं, तो ये चीजें आपके साथ भी होना शुरू होती है। नेटवर्क बनाने के 4 तरीके हैं। पहला नेटवर्क बनता कैसे है? जो भी व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ता है, जुड़ने के 24 से 48 घंटे के भीतर उसका FIM जरूर कीजिए। FIM का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। क्योंकि पहली मुलाकात में अगर आपने शुरुआत में जो व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ रहा है, अगर शुरुआत में मान लो कोई बीज है, अगर उस बीज को अगर आपने बराबर सही तरीके से अगर केयर अगर नहीं किया, तो बीज को नष्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो जो नया व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ा हुआ है, आपको पता नहीं कि उस बीज के भीतर कितना बड़ा पेड़ छुपा हुआ है, उस बीज के भीतर कितने सारे फल छुपे हुए हैं, कितने सारे फूल छुपे हुए हैं।
तो जो नया व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ता है ना, उस नए व्यक्ति को केयर करना शुरुआत से बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई नया व्यक्ति जुड़ता है, 24 घंटे के भीतर, 24 से 48 घंटे के भीतर उस व्यक्ति का फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, इस बिजनेस के इस बारे में बात करने के लिए उससे मुलाकात जरूर कीजिए। इस बिजनेस में उस व्यक्ति को क्या करना है उसके बारे में समझाइए, क्या नहीं करना है उस व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति को समझाइए। उस व्यक्ति के साथ बैठकर, वही उसके घर में, उस एफआईएम मीटिंग में ही उसके साथ बैठकर 50 का, 100 का, 125 का, 200 आदमी का लिस्ट बनाइए। ये मत उसे बोलिए कि भाई साहब आप लिस्ट बना लेना, जिन लोगों को भी आप इस बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं। भाई आप एक काम करना, जिनको भी आप जानते पहचानते हैं उनका एक नाम का एक लिस्ट बनाना, रिश्तेदारों का, यार दोस्तों का, ये आप भी जानते हैं। जब आप लोगों से कहते हैं ना कि लिस्ट बना लेना, कोई भी नहीं बनाता है। लिस्ट बनाने के लिए मत बोलिए, उस एफआईएम मीटिंग में बिजनेस के बारे में समझाइए, बिजनेस के बारे में उस एफआईएम मीटिंग में क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को क्या आगे नहीं करना चाहिए, वो सारी डिटेल बताने के बाद उसी एफआईएम मीटिंग में लिस्ट बनवाइए। चाहे भले उस एफआईएम मीटिंग में 50 आदमी की लिस्ट बने, 50 आदमी की लिस्ट बनाने के बाद तुरंत उस लिस्ट के ऊपर काम करने की शुरुआत करना आपको बहुत जरूरी है। शो द प्लान देने की शुरुआत करिए, लोगों से टाइम लीजिए, इन्विटेशन लीजिए, प्लान दिलवाइए। और ये प्लान देने के बाद आप भी जानते हैं कि एक व्यक्ति को प्लान देने के बाद कोई भी व्यक्ति पहली मुलाकात में जुड़ता नहीं, पहली मुलाकात में कोई भी नहीं जुड़ता। जो अच्छे और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो कम से कम 7-8 मुलाकात के बाद ही जुड़ते हैं, 7-8 मुलाकात के बाद ही जुड़ते हैं। तो एक बात तो समझिए, आप कितना अच्छा प्लान देते हैं, आपके प्लान की वजह से कोई भी नहीं जुड़ता, बल्कि प्लान देने के बाद कितनी ज्यादा बार आप लोगों से मुलाकात करते हैं, आपकी उस मुलाकात की वजह से लोग जुड़ते हैं, फॉलोअप की वजह से लोग जुड़ते हैं। अगर आपकी टीम में अगर आप प्लान दे रहे हैं और फॉलोअप अगर समय पर अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो रिजल्ट आपके पास नहीं आएंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपके पास में रिजल्ट आए, तो प्लान देने के बाद जो आपकी मुलाकात जो उस व्यक्ति से होनी चाहिए 48 घंटे के भीतर, दूसरी अगली मुलाकात, फिर 48 घंटे के भीतर, फिर उससे अगली मुलाकात 48 घंटे के भीतर, फिर अगली मुलाकात 48 घंटे के भीतर। रिजल्ट जो क्रिएट होता है वो फॉलोअप से होता है, रिजल्ट प्लान से नहीं होता। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का प्लान बहुत खराब हो, बहुत ज्यादा अच्छा प्लान ना दिया हो, लेकिन वो फॉलोअप करने में एक्सपर्ट हो, मतलब प्लान देने के बाद 10-12 बार लोगों से मुलाकात करने की ताकत रखता है, वो हिम्मत रखता है। तो जो आदमी बहुत अच्छा प्लान देना जानता है, लेकिन एक ही बार प्लान देता है, दोबारा मिलने के लिए नहीं जाता, उसके पास में रिजल्ट गिनती के होंगे, गिनती के। लेकिन जिस आदमी का प्लान बहुत अच्छा नहीं है, एक एवरेज टाइप का प्लान दिखाता है, सो मतलब नॉर्मल एक प्लान दिखा लेता है, लेकिन वो 10 से 12 बार फॉलोअप करने की ताकत रखता है। बिलीव करें, जिस व्यक्ति का प्लान सही नहीं है ना, ठीक से प्लान जो दे नहीं पाता, लेकिन 10-12 बार लोगों से मुलाकात करना जानता है, करने की ताकत है, उस व्यक्ति के पास में रिजल्ट ज्यादा होगा। यहाँ प्लान देने से रिजल्ट नहीं आता, प्लान देने के बाद आप कितनी बार लोगों से मुलाकात करते हैं, आपके फॉलोअप की वजह से रिजल्ट आता है। नेटवर्क बनाने के लिए दोस्तों ये 4 चीजें हैं। जो नया व्यक्ति जुड़ता है उसका एफआईएम कीजिए, लिस्ट बनाइए, प्लान दिखाइए, फॉलोअप कीजिए, यही टेक्निक है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं नेटवर्क बनाने का। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके अपलाइन कोई जादू चलाएंगे, कोई मंत्र आपको सिखाएंगे और उस मंत्र को आप बोलेंगे और आपकी टीम बनकर तैयार हो जाएगी, तो मेरे यार कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी जादू नहीं है। यही तरीका है, यही तरीका है, यही तरीका है, यही तरीका है। इस तरीके को अगर आप आजमाएंगे तो आपकी भी टीम बनेगी, और इस तरीके को अगर आपकी टीम आजमाएगी तो आपकी टीम के साथ भी टीम बननी शुरू होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना जरूरी है, टीम बनाइए। और टीम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेली प्लान दिखाइए, डेली प्लान दिखाइए, टारगेट बना के चलिए। अगर आप पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हैं, अपनी नौकरी को करते हुए, अपनी दुकान को चलाते हुए, तो गोल बना के चलिए कि डेली अपनी नौकरी को करते हुए, डेली अपने दुकान को चलाते हुए 2 प्लान तो मैं रोज करूंगा, 2 प्लान तो मैं रोज करूंगा। और अगर आप फुल टाइमर हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि सर हम फुल टाइमर हैं, और उनसे पूछो कि दिन भर में आपने कितने प्लान दिए, तो वो क्या बोलते हैं कि सर 1 प्लान हुआ, सर 2 प्लान हुआ। तो अल्टीमेटली 1 और 2 प्लान क्यों हो पाया, क्योंकि आपके पास में अगले दिन की प्लानिंग नहीं है कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपको जाना कहाँ है। आपका एक रूटीन होना चाहिए डेली। एक सक्सेसफुल आदमी वो आदमी होता है जिसके पास में डेली अपना एक रूटीन होता है कि मुझे क्या करना है, नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठूंगा तो मुझे क्या करना है। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है। 6 बजे कहां जाएंगे, 7 बजे कहां जाएंगे, 8 बजे कहां जाएंगे, 9 बजे कहां जाएंगे, 10 बजे कहां जाएंगे, रात के 12 बजे तक का आपके पास में शेड्यूल होना चाहिए। फुल टाइम जो काम कर रहा है ना व्यक्ति सेफ शॉप में, डेली कम से कम उस व्यक्ति को 5 प्लान जरूर करना चाहिए, कम से कम 5 प्लान। बाकी इसके अलावा कितने भी फॉलोअप करो, कितना भी एफआईएम करो, कितनी भी ग्रुप मीटिंग करो, वो एक अलग बात है, लेकिन डेली 5 प्लान आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको अगर मैं बताऊं कि जब मैंने बिजनेस मैंने शुरुआत किया था, दूसरी शुरुआत जब मैंने की थी आज से 9.5 साल पहले, समस्तीपुर बिहार से, मुझे आज भी याद है कि जब मैं उस शहर में जब मैं गया था काम करने के लिए,
तो दोस्तों अपने लिए मैंने एक गोल तैयार किया था कि मैं डेली 5 आदमी को प्लान दूंगा, डेली 5 आदमी को प्लान दूंगा। और मैंने तय कर रखा था, सुबह मैं 6 बजे, सुबह मैं 5 बजे उठता था, 6 बजे मोटरसाइकिल निकालकर फील्ड में निकल जाता था, और मैं अकेला वहां रहता था, खुद ही खाना बनाता था और खुद ही खाता भी था। मेरा सुबह फील्ड से लौटने का कोई टाइम नहीं था। कभी मैं 10 बजे लौटता था, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3, और कभी कभी 4 भी बजता था। मैं वापस लौटता था, खाना बनाता था, और खाना खा के फिर दोबारा से मैं वापस फील्ड में चला जाता था। सुबह का खाना मुझे नहीं मालूम था कितने बजे खाऊंगा, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जितने बजे फील्ड से फ्री हुआ वापस लौटा, खाना खा के फिर वापस फील्ड में चला जाता था। लेकिन रात का खाना खाने के लिए दोस्तों मैंने अपने लिए एक कंडीशन तय कर रखी थी। रात का खाना मैं उसी दिन खाता था जिस दिन मेरे 5 प्लान पूरे होते थे। मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर रखा था कि जिस दिन मैं 5 प्लान नहीं बताऊंगा उस रात को मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए आज नहीं बता रहा हूं, मेरे ढेर सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने शुरुआत में मेरे साथ काम किया है, और वो जानते हैं कि जिस रात मैं 5 प्लान नहीं बता पाता था उस रात को मैं खाना नहीं खाता था। और जब रात को 11 बजता था, 11:30 बजता था, और अब जरा सोचो, कोई व्यक्ति दिन भर भागा है, मार्केट में घूमा है, थका होगा, पसीना आया होगा, पेट भी दर्द कर रहा होगा भूख की वजह से। अब आप मुझे बताओ, मैं अकेला ही उस कमरे में रह रहा हूं, अकेला ही उस कमरे में हूं, खुद ही खाना बनाना है और खाना भी है। चुपचाप अगर बना के अगर मैं खा भी लूं तो कौन क्या कहने वाला है? कोई भी कुछ भी कहने वाला नहीं है ना। लेकिन उसके बावजूद मेरा कमिटमेंट क्या है कि खाना नहीं खाना है। और रात को 11:30 बजे, 12 बजे मैं अपनी टीम के लोगों को फोन करता था और उनको फोन करके पूछता था कि और अविनाश जी क्या हाल है? अविनाश जी कहते थे सर बहुत बढ़िया हाल है। बोला अविनाश जी कल का क्या प्रोग्राम है, कल किसके पास चलना है प्लान देने के लिए? तो वो कहते थे कि सर अभी तो कोई सोचा नहीं है, अभी कल सर देखते हैं किसके पास चलना है। तो मैं उस समय अविनाश जी से कहता था कि अविनाश जी ऐसे काम नहीं चलेगा। बोला अविनाश जी कुछ भी हो, कल मुझे आपका एक व्यक्ति का प्लान देना है, ऐसे अगर हम काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अविनाश जी हर हाल में इस सप्ताह में आपका 1,000 रुपए का चेक निकलवाना है, कुछ भी करके 1,000 का चेक बनाना है। और अविनाश जी मुझको पता नहीं, कल मुझे आपका एक व्यक्ति का प्लान देना है, आप मुझे बताओ कल किसके पास आप मुझे लेके जाओगे? और ऐसा रात को सोने से पहले 10 से 12 लोगों को मैं फोन करता था और ऐसी बातें मैं उनसे करता था। अगर किसी व्यक्ति ने अगर मुझे फोन करके जवाब नहीं दिया तो फिर से मैं 10 मिनट बाद उनको फोन करता था कि हाँ अविनाश जी बताया नहीं कल कहां लेकर चल रहे हो? अरे सर मैं तो भूल गया था, वो स्टेशन पर ट्रेन पास कर रही थी तो उनको लाइन दे रहा था, सिग्नल दे रहा था, अब ये भी मैं फोन करता हूं सर। अब मुझे बताओ, मेरा फोन दोबारा कटा तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? किसी ना किसी को फोन करेगा, किसी ना किसी से बात करेगा, समय सेट करेगा। अब आप मुझे बताओ, सोने से पहले अगर मैं 10 से 12 लोगों को फोन कर रहा हूं और उनसे मैं बोल रहा हूं कि कल मुझे आपका प्लान देना है, कल मुझे आपका प्लान देना है, अब 10 से 12 लोगों को अगर मैं फोन करूंगा तो क्या लगता है अगले दिन के लिए मुझे 5 से 6 लोगों को प्लान देने के लिए मुझे टाइम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? yes. और डेफिनेटली मुझे नेक्स्ट डे 5 से 6 लोगों का प्लान देने के लिए मुझे मिल जाता था। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या मुझे अविनाश जी के 1,000 रुपए के चेक की चिंता थी क्या? सच कहो ना, नहीं, मुझे अविनाश जी के 1,000 रुपए के चेक की चिंता नहीं थी। मुझे चिंता सिर्फ इस बात की थी कि आज मैं भूखा सोया हूं, कल मुझे भूखा किसी भी कीमत पर नहीं सोना है। सिर्फ कल के खाने का इंतजाम कर रहा था, 5 से 6 लोगों का प्लान मुझे देना है, सिर्फ कल के खाने का इंतजाम कर रहा था। जब मैं लोगों को प्लान देने के लिए जाता था तो इस बात की परवाह नहीं करता था कि लोग मुझ पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, या मुझे हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। मुझे मतलब नहीं था, मुझे मतलब सिर्फ किस बात से था, मुझे प्लान देना है, और प्लान देने के बाद लगातार मैं लोगों का फॉलोअप करता था। अब जरा मुझे सोच के बताओ, अगर कोई भी व्यक्ति डेली अगर 5 प्लान अगर बता रहा है, कोई फुल टाइमर अगर काम कर रहा है और डेली 5 आदमी को प्लान बता रहा है, तो महीने में कितने दिन हो गए? 30 दिन। 30 दिन अगर आदमी 5 आदमी का रोज प्लान तो महीने में 150 प्लान। अब 150 प्लान अगर कोई आदमी अगर करता है और 150 प्लान करने के बाद लगातार उनका अगर कोई व्यक्ति फॉलोअप अगर बराबर टाइम से अगर करे तो क्या लगता है मेरे यार, 150 आदमी का प्लान देने के बाद लगातार फॉलोअप करो तो क्या लगता है 15-20 लोग भी उसमें से नहीं जुड़ेंगे क्या? जी सर, डेफिनेटली जुड़ते हैं। और मेरे साथ जुड़ते तो बिलीव कीजिए, जिस दिन से मेरा पहला चेक बना है उस दिन से लेकर आज तक की मेरी लाइफ में ऐसा कोई सप्ताह नहीं गुजरा है जिस सप्ताह मेरा चेक नहीं बना। वजह, फील्ड में कोई काम करे ना करे, मैं फील्ड में काम करने के लिए तैयार हूं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी टीम को क्या सिखाते हैं। अगर आप अपनी टीम को सिखाते हैं कि सुबह से लेकर रात तक काम करना चाहिए, तो लोगों को सिखाने से पहले आपको सुबह से लेकर रात तक फील्ड में रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम डेली 5 प्लान फील्ड में रहकर करे, आपको करना पड़ेगा। मैं अपने पास में शुरुआत में एक पॉकेट डायरी रखता था। सुबह 6 बजे कहां जाना है मेरा टाइम सेट, 7 बजे कहां जाना है मेरा टाइम सेट, 8 बजे कहां जाना है मेरा टाइम सेट, 9 बजे कहां जाना है मेरा टाइम सेट। मेरा पूरा टाइम शेड्यूल मेरे एक पॉकेट डायरी में रहता था और बराबर उस पॉकेट डायरी से लेकर सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक अपने अपॉइंटमेंट को मैं फिक्स करके रखता था। अगर सेम डे मेरी टीम से अगर किसी व्यक्ति ने अगर समय मांगा कि सर प्लान देना है या फॉलोअप करना है, मेरे पास समय नहीं होता था। मेरे यार मैं ज्यादा नहीं कहता,
कम से कम एक दिन का रूटीन बनाकर तो काम करने की शुरुआत करो, क्योंकि सक्सेसफुल लीडर वही होता है जिसके पास अपना रूटीन होता है, काम करने का एक पर्टिकुलर एक रूटीन होता है। अगर आपके पास आपका रूटीन नहीं है तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपके पास कभी कभी रिजल्ट आएगा और कभी रिजल्ट नहीं आएगा, आपका कभी चेक बनेगा कभी नहीं बनेगा। लेकिन प्रॉपर एक रूटीन के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका हर वीक चेक बनेगा और हर वीक बढ़ते हुए क्रम में आपका चेक बनेगा, हर वीक बढ़ते हुए क्रम में आपका चेक बनेगा। तो नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये चार चीजें, ये चार चीजें जो आपने हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपने सुना है, हर मीटिंग में सुना है, हर ग्रुप मीटिंग में सुना है, आपके अप्लाई ने भी बताया है, मैं भी वही बता रहा हूं। यही तरीका है टीम बनाने का, यही तरीका है टीम बनाने का, यही तरीका है टीम बनाने का, और यही तरीका है टीम बनाने का। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। आपको FIM करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना सीखना पड़ेगा, फॉलोअप प्लान देना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा, ये आपको आजमाने पड़ेंगे। और नेटवर्क को टिकाना, नेटवर्क को रोकना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप नेटवर्क बनाते चले गए, लेकिन अगर आप उस नेटवर्क को अगर आप रोकने में कामयाब नहीं हो पाए, अगर आप उस नेटवर्क को संभालने में कामयाब नहीं हो पाए, तो नेटवर्क बनाने से भी आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। टीम बनाने के साथ साथ वो टीम आपके पास में रुकेगी कैसे, वो टीम आपको फॉलो करेगी कैसे, वो टीम काम करेगी कैसे, उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, आपकी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं ना, आप उनसे डंडे के जोर पे काम नहीं करवा सकते। आप उनको ये नहीं कह सकते कि देखो भाई, अगर आपने दिन भर में अगर आपने 5 प्लान अगर नहीं दिया ना, तो देखो आपको हम नौकरी से निकलवा देंगे, आपकी हम तनख्वाह कम करवा देंगे, आपको हम यहां से आपको इस कंपनी से हम एकदम आपकी आईडी बंद करवा देंगे। ऐसा आप नहीं कह सकते। नौकरी में एक आदमी बॉस के डर की वजह से काम करता है, बॉस का डर आदमी से काम करवाता है। और कोई भी कारोबारी आदमी अपने व्यापार में लॉस की वजह से काम करता है कि उसका लॉस ना हो जाए, इस वजह से उस दुकान पे बैठता है। इस बिजनेस के भीतर कोई भी आदमी को अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को फॉलो करे, तो आप उसे डंडे के जोर पे काम नहीं करवा सकते, आप उसे धमका नहीं सकते, आप उसे डरा नहीं सकते। जब तक किसी का मन भीतर से नहीं करेगा कि मुझे सेफ शॉप बिजनेस करना चाहिए, उसका मन भीतर से नहीं करेगा, तब तक वो सुबह 6 बजे किसी का प्लान देने नहीं जाएगा, रात को 11:30 बजे किसी का फॉलोअप नहीं करेगा। 11:30 बजे फॉलोअप वही करेगा जिसका भीतर से जिसकी इच्छा शक्ति है कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। सुबह 6 बजे प्लान देने के लिए वही निकलेगा जिसके भीतर के इंटेंशन पावर बहुत ताकतवर है, जो भीतर से जिसके दिमाग में है कि मुझे डायमंड बनना है। और आपको क्या लगता है सिर्फ आपके समझाने से सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ समझ में आ जाएगा? नहीं नहीं। नेटवर्क को अगर आप टिकाना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं वो आपकी टीम में जिंदा रहें, आपकी टीम में सर्वाइव करें और बहुत बड़ा काम वो करके दिखाएं। इसके लिए जरूरी क्या है? आप अपनी ताकत का इस्तेमाल मत कीजिए, खुद से लोगों को समझाने की कोशिश मत कीजिए। मेरे साथ में मेरे साथी थे जब मैं बिहार काम करने गया था। अविनाश कुमार स्टेशन मास्टर थे, अच्छी आमदनी थी, समाज में भी अच्छा रुतबा था। अब आप मुझे बताइए, मैं जब उनके पास पहली बार काम करने के लिए गया तो मेरी उम्र उनके बच्चों की उम्र के बराबर थी, उम्र में भी बहुत छोटा था। जो समाज में अगर बात करो तो लोग समाज में उनको उनके नाम से जानते थे और समाज में लोग मुझे मेरे पिताजी के नाम से जानते थे। मतलब मेरी पहचान तो खुद की भी नहीं थी, मेरी पिताजी के नाम की वजह से लोग मुझे जानते थे कि फलाने सिंह का बेटा है। मुझे लोग मेरे नाम से भी नहीं जानते थे। भाई अच्छी आमदनी थी, स्टेशन मास्टर थे, नौकरी अच्छी थी और मैं कुछ भी नहीं कमाता था, बेरोजगार। तो आप मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटस मेरा जीरो, सोशल स्टेटस मेरा जीरो और लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं, और वो फुली एक्सपीरियंस वाले आदमी। तो मैं उस व्यक्ति से क्या बात करके मैं उनको प्रभावित करता, क्या कह के उनको कहता कि आप बिजनेस करो, बहुत बड़ा धंधा है, वो मेरी बात क्यों फॉलो करें? अगर आप लोगों को खुद से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप फेल हो जाएंगे। आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सिस्टम की ताकत का यहां फायदा लेना पड़ेगा, सिस्टम की ताकत का यहां पर फायदा लेना पड़ेगा। जो लोग आपकी टीम में जुड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम नेटवर्क में रुके, आपकी टीम टिके, तो अपनी ताकत का यूज मत कीजिए, अपने टैलेंट का जोर मत लगाइए। जो आपकी टीम में जुड़ रहे हैं ना, उन्हें फ्राइडे की ट्रेनिंग से उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, उन्हें संडे के सेमिनार से उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, उन्हें ग्रुप मीटिंग में बिठाइए, उन्हें कोर ट्रेनिंग में बिठाइए, उन्हें लीडर्स मीटिंग में बिठाइए, उन्हें सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में बिठाइए, उन्हें बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में बिठाइए, उन्हें डायमंड सेलिब्रेशन को अटेंड कराइए, उन्हें दिशा के वर्कशॉप को अटेंड कराइए। इन सब एक्टिविटियों से उनको गुजारिए, इन सब एक्टिविटियों में उनको अटैच कीजिए। जितना ज्यादा लोग आपकी इन एक्टिविटियों में लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगातार इसमें बने रहेंगे, वही लोग आपकी टीम में जिंदा रहेंगे। आज भी अगर आप अपनी टीम में अगर देखते हैं, जैसे अगर आप कहते हैं कि सर मेरी 50 आदमी की टीम में 5 लोग काम कर रहे हैं, गौर कीजिए ये 5 लोग कौन है? ये वही 5 लोग हैं जो हर संडे के दिन सेमिनार में आपको मिलते होंगे।
हर शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग में मिलते होंगे। जब भी आप ग्रुप मीटिंग करते हैं, कोई आए चाहे नहीं आए, यही 5 लोग आपको उस ग्रुप मीटिंग में मिलते होंगे। जब भी कोई लीडर मीटिंग करते हैं, वहां पर आपको ये मिलते हैं। जब भी कोई आपके शहर में फंक्शन प्रोग्राम होता है, वो आपको वहां पर दिखते हैं। जब भी आप दिशा की बात करते हैं, तो वहां पर आपको दिखते हैं। ये वही 5 लोग हैं, और बिलीव कीजिए यही 5 लोग डायमंड बनेंगे। वो 45 लोग क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि आप उन्हें वहां तक ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। आप अगर चाहते हैं ना कि आपकी टीम सर्वाइव करे, आपकी टीम रुके और बड़ा काम करे, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की जगह उन्हें सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करना सिखाइए। अविनाश कुमार जी जब मेरे साथ शुरुआत में जब मैं काम कर रहा था, तो उनको मैंने क्या किया, उन्हें मैंने डायमंड सेलिब्रेशन मैंने अटेंड कराया। डायमंडशिप उन्होंने देखी, उनका विजन बड़ा हुआ कि भाई यहां तो जिंदगी बहुत बड़ी होती है, डायमंड तो बहुत बड़ा आदमी होता है, इतना मान सम्मान आदमी को मिलता है, इतनी बड़ी दुनिया आदमी की होती है। बोला हाँ। उन्हें मैंने दिशा वर्कशॉप मैंने अटेंड कराया। जब वो दिशा वर्कशॉप अटेंड उन्होंने किया, डायमंड सेलिब्रेशन उन्होंने अटेंड किया, तो एक बात बताओ, आदमी जब डायमंड सेलिब्रेशन अटेंड करता है, तो आदमी मोटिवेट हो जाता है, आदमी को कारण मिल जाता है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, डायमंड बनना है। और जब आदमी दिशा अटेंड करता है, तो बहुत बड़ा आदमी को विजन मिलता है कि आने वाले कल में यहां से कितनी बड़ी दुनिया बन जाती है। और जब ये सब चीज उनको मिली, डायमंडशिप देखा, मोटिवेट हुए, दिशा अटेंड किया, लाइफ में कुछ बड़ा करने का विजन मिला। अब आप मुझे बताओ, वो डायमंड बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, डायमंडशिप देखा उन्होंने, दिशा देखा है, अब वो डायमंड बनने के लिए तैयार है कि मुझे डायमंड बनना है। अब समस्तीपुर शहर में उन्हें डायमंड कौन बना सकता है? मैं। क्योंकि वहां ये बिजनेस करना सिर्फ मैं ही जानता हूं। वो व्यक्ति जिनके सामने मैं उनके बच्चे की उम्र का था, वो व्यक्ति जो मेरी बात को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सिस्टम में जब मैंने उनको सिस्टम की एक्टिविटी में मैंने शामिल किया, तो उनके दिमाग में क्या आया कि मुझे डायमंड बनना है। सामने वाला व्यक्ति डायमंड बनने के लिए तैयार हो गया कि मुझे डायमंड बनना है, लेकिन डायमंड कौन बना सकता है? तो शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, मैं। अब वो व्यक्ति मुझे फॉलो करेंगे ना, मेरी बात को मानेंगे ना। मेरी उम्र छोटी है, उसके बावजूद वो डायमंड बनना चाहते हैं, तो मेरी बात को फॉलो करेंगे। आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी टीम में लोग आपको फॉलो करें, लोग आपकी बात को माने, तो जरूरी क्या है? सबसे पहले उन्हें डायमंड बनना चाहते हैं, वो चाहत को ताकतवर बनाइए। और डायमंड बनने की चाहत उनकी ताकतवर कब बनेगी? जब सिस्टम की हर एक्टिविटी में आप उनको शामिल करके रखेंगे। सिस्टम की एक्टिविटी में जितने ज्यादा लोग आपके शामिल रहेंगे, उतना उनके भीतर की ताकत उनसे कहेगी कि हाँ मुझे डायमंड बनना है, मैं डायमंड बन सकता हूं। और जब भीतर की आवाज उनसे कहेगी कि मैं डायमंड बन सकता हूं, तो बिलीव कीजिए डायमंड बनाने के लिए तो उस समय आप ही उनके पास में होंगे। आप जो कहेंगे, आपकी हर बात को फॉलो करेंगे। लेकिन आप घर बैठ के उनको समझाने की कोशिश करेंगे, मालूम पड़ा डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा है, आप डायमंड सेलिब्रेशन में लोगों को ले जाने की जगह आप घर बैठ के उनको समझा रहे हो कि देखो डायमंड आप कैसे बनोगे। दिशा का वर्कशॉप चल रहा है, आप दिशा में लोगों को ले जाने की जगह आप घर बैठ के समझा रहे हो, देखो डायमंड आप कैसे बनोगे। आपके शहर में फंक्शन हो रहा है, आप फंक्शन में लोगों को बिठाने की जगह आप उन्हें घर बैठ के खुद समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप डायमंड कैसे बनेंगे। वो कभी नहीं समझेगा। अगर आपके समझने से अगर वो व्यक्ति समझ जाता ना, तो फिर तो वो व्यक्ति आपको फॉलो करता है। आपके समझने से नहीं समझेगा। हर व्यक्ति को थर्ड पार्टी चाहिए होता है, और सिस्टम की जो एक्टिविटियां हैं, ये थर्ड पार्टी का काम करती हैं। आपको नहीं मालूम वो किस फंक्शन में आएगा, किस मीटिंग को अटेंड करेगा, किस व्यक्ति को देखने के बाद वो किसको देखकर प्रभावित हो जाएगा, और वो ये बिजनेस को करने का बहुत बड़ा डिसीजन ले लेगा। आपको नहीं पता, थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है। तो थर्ड पार्टी करने के लिए सिस्टम की इन सारी एक्टिविटियों में अपने लोगों को शामिल करके रखिए। नेटवर्क अगर बनाने के बाद अगर नेटवर्क अगर टिकाना है, तो सिस्टम की एक्टिविटी में जितनी ज्यादा टीम को आप इन्वॉल्व करके रखेंगे, उतनी ज्यादा टीम आपकी सर्वाइव करेगी, उतनी ज्यादा टीम आपकी रुकेगी। तो नेटवर्क को रोकना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो काम करना जरूरी होता है, नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करना। यहां देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है? नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। सिर्फ डुप्लीकेशन करवाना नहीं, दो तरह के डुप्लीकेशन होते हैं। एक होता है राइट डुप्लीकेशन और दूसरा होता है रॉन्ग डुप्लीकेशन। आपको यह तय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों को सही चीज नहीं बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपने लोगों को अगर नहीं बताया कि क्या करना चाहिए, तो लोग क्या करना शुरू कर देंगे? गलत करना शुरू कर देंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम हर चीज सही करे, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको हर चीज को सही करना पड़ेगा। अगर आप गलती से गलत करेंगे ना, तो आपकी टीम जाने अनजाने में आपको फॉलो कर रही है। आप गलतियां करते चले जाएंगे और आपकी टीम धीरे 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 आपको कॉपी करना शुरू कर देगी। आपको कॉपी करना शुरू कर देगी। और आप क्या चाहते हैं कि आपकी टीम क्या करे? आपको कॉपी करे? तो आपको जाने अनजाने में भी गलती करने से बचना पड़ेगा। वो चीजें कीजिए जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम करे। जो आप कहेंगे वही करेंगे, तो लोग तेजी से आपकी बात को डुप्लीकेट करेंगे। आपके द्वारा सिर्फ कहा जाए और उसे किया ना जाए, तो लोग उसे डुप्लीकेट नहीं करते हैं। बल आपके द्वारा जो गतिविधि की जाती है, उसे देखकर लोग सीखते हैं, उन गतिविधियों के बारे में सुनकर नहीं सीखते हैं। तो आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम सुबह 6 बजे फील्ड में निकले प्लान देने के लिए, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा?
सुबह 6 बजे खुद फील्ड में निकलकर लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं ना कि रात को 11 बजे भी आपकी टीम फॉलो अप करे, तो आपको रात को 11 बजे फॉलो अप करना होगा। जिस व्यक्ति के साथ सुबह 6 बजे प्लान दे रहे हैं ना, लोग क्या बोलेगा, अरे सुबह 6 बजे कौन सा प्लान सुनने के लिए मिलता है। जिस व्यक्ति के साथ आप प्लान दे रहे हैं ना सुबह 6 बजे, जिस व्यक्ति के गेस्ट को प्लान दे रहे हैं, कोई सीखे ना सीखे, जिसके साथ में आप सुबह 6 बजे प्लान दे रहे हैं ना, वो जरूर सीख जाएगा सुबह 6 बजे भी प्लान होता है, क्योंकि आप उसे सिखा रहे हैं खुद करके। जो कहता है ना कि रात को 11 बजे कोई फॉलोअप में नहीं मिलता है, रात को 11 बजे जिस व्यक्ति के गेस्ट का फॉलोअप करने आप जाएंगे ना, कोई सीखे ना सीखे, जिस व्यक्ति के साथ रात को 11 बजे फॉलोअप करने आप गए हैं ना, वो आपके साथ आपको 11 बजे फॉलोअप करते हुए देखकर सीखेगा कि रात के 11 बजे भी फॉलोअप होता है। आप जो चाहते हैं ना, वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपकी टीम बराबर लोगों को प्लान दे, बराबर लोगों का फॉलोअप करे, तो वो सारी की सारी चीजों को आपको फॉलो करना होगा, वरना जाने अनजाने में आपकी टीम वो फॉलो करेगी जो आप नहीं चाहते, वो कीजिए जो आपकी टीम चाहती है। अगर गलती से भी अगर आपने गलती की तो गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। क्या होता है कि जैसे देखिए, घर के भीतर एक कोई भी बाप, चाहे वो कितना भी बड़ा दारूबाज हो, दारू पीता हो, सिगरेट पीता हो, कितना भी बड़ा ड्रिंकर हो, क्या वो आदमी कभी भी चाहता है कि उसका बच्चा दारू पिए या उसका बच्चा सिगरेट पिए? नो। बड़ा दारू पीने वाला कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा उसके जैसा बने, वो दारू पिए। लेकिन क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति अगर अपने घर में बैठ के डेली पैक बनाता है, डेली पीता है, सिगरेट लगाता है, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे शराब पिए, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे सिगरेट पिए, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे गाली दे, लेकिन उसका स्वभाव है, बातों में गालियां निकलती हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि बच्चा उसी घर में रहते रहते शराब पीना शुरू कर देगा, सिगरेट पीना शुरू कर देगा, उसकी बोली भाषा में गाली शामिल हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि अपने पिताजी को भी क्रॉस कर सकता है। देखो, वो बाप नहीं चाहता था कि उसका बच्चा शराब पिए, वो बाप नहीं चाहता था कि उसका बच्चा सिगरेट पिए, वो बाप नहीं चाहता था कि उसका बच्चा गाली गलौज या असभ्य तरीके से लोगों से बात करे, लेकिन वो आदमी वो काम कर रहा था जो चाहता था उसका बच्चा ना करे। तो लोग, आप जो सिखाना चाहते हैं ना कि बेटा शराब मत पियो, बेटा शराब मत पियो, बेस्ट तरीका क्या है? आप शराब मत पियो। आप सिखाना चाहते हो ना कि बेटा सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, सिखाने का एक तरीका है, कहने की जगह आप सिगरेट मत पियो। आप सिखाना चाहते हो ना कि बेटा गाली गलौज के साथ लोगों से बात नहीं करते हैं, सभ्यता से लोगों से बात करनी चाहिए, आप लोगों से सभ्यता से बात करना शुरू कर दीजिए। ये चीज है। आप जो चाहते हैं कि आपकी टीम में फॉलो हो, जाने अनजाने में भी गलत चीजें डुप्लीकेट ना हो, रॉन्ग डुप्लीकेशन आपकी टीम के भीतर ना हो, गलती से भी गलती करने से बचें, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि आपकी टीम में कौन आदमी आपकी हर एक एक्टिविटी को फॉलो कर रहा है। आपने अगर गलती भी की ना, तो गलती से लोग उस चीज को कॉपी कर लेंगे और वो चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी टीम में गलत चीजें डुप्लीकेट हो या सही चीजें डुप्लीकेट हो? सही चीज। जाहिर सी बात है, सही चीज आप चाहेंगे डुप्लीकेट हो, तो आप वो कीजिए जो सिस्टम में एथिकल है, सही है, और सही चीजों को डुप्लीकेट करे, क्योंकि हमेशा डाउनलाइन अपने अपलाइन की कॉपी करता है, हमेशा। अगर आप अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाएंगे तो आपके डाउनलाइन भी आपका फोन नहीं उठाएगी। जब भी आपके अपलाइन का फोन आए, इस बिजनेस के भीतर अपलाइन के फोन को $1 मिलियन कॉल कहा जाता है। जब भी आपके अपलाइन का फोन आए, उनके फोन को जरूर उठाइए, उनसे जरूर बात कीजिए, उसमें आपका फायदा है। हो सकता है कई बार हम उनके फोन को नहीं उठा पाते हैं, कहीं एंगेज होते हैं, कहीं बिजी होते हैं, लेकिन कॉल बैक जरूर दीजिए। अगर आप अपने अपलाइन को कॉल बैक नहीं करते हैं तो बिलीव कीजिए, आपकी भी टीम है, कॉल बैक वहां से भी नहीं आने वाला है। आप अगर मीटिंग सेमिनार में नहीं आएंगे तो आपकी डाउनलाइन से भी कोई मीटिंग सेमिनार में नहीं आएंगे। आप यदि बहाने बनाएंगे तो आपकी डाउनलाइन में भी लोग होंगे जो अपनी टीम में नीचे बहाने बनाना शुरू करेंगे। आप बोलेंगे कि सर मुझे बहुत जरूरी काम है, सर मुझे बुखार आ गया है, मैं इसलिए मीटिंग में नहीं आ सकता, मैं इसलिए ट्रेनिंग में नहीं आ सकता। आपकी भी डाउनलाइन है, उसे भी समझ में आ जाएगा ये जबरदस्त वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काम करता है। आने वाले कल में वो भी फॉर्मूला भी आजमाएगी, और वो भी क्या कहेगी आपसे, सर मुझे बुखार है, सर बहुत जरूरी काम है। मेरे यार, पर्सनल लाइफ को थोड़ा साइड में कर आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, पर्सनल लाइफ को आगे हटाकर बढ़ना पड़ेगा। शुरुआत दोस्तों, जब शुरुआत मैंने दोबारा 9.5 साल पहले की थी, बिहार जब मैं गया था तो 3.5 साल डटकर मैंने वहां काम किया। होली, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, सारे 30 त्योहार मैंने हटा दिए। घर परिवार में न जाने कितनी शादियां हुई, कितने बर्थडे पार्टी हुई, मैं वहां कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे एक बात मालूम थी कि इन शादी पार्टी में शामिल होते होते भी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। 3-4 साल अगर नहीं भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 3-4 साल अगर आपने ये सोशल लाइफ से अगर आप दूर अगर हटे,
सिर्फ आपको एक लाइफ जीनी है, सेफ शॉप वाली लाइफ। अगर सेफ शॉप लाइफ को अगर आपने जिया ना, 3.5 साल सोशल लाइफ को दूर कर दो अपनी लाइफ से, 3-4 साल, 3-4 साल अगर आपने अपनी लाइफ से सोशल लाइफ अगर दूर अगर कर ली और सिर्फ सेफ शॉप वाली लाइफ अगर आपने जिया, तो बिलीव करो आने वाले कल में उसी समाज में, जिस समाज में आपने अपनी सोशल वाली लाइफ को जिया नहीं है, उस समाज में लोग आपको सल्यूट करेंगे, अदब से आपसे बात करेंगे, झुक कर लोग आपको सलाम करेंगे। बस 3 से 4 साल सोशल लाइफ को छोड़कर सिर्फ सेफ शॉप की लाइफ को दोस्तों जीना शुरू कर दो। बहाने नहीं, क्योंकि बहाने अगर आपने बनाना शुरू कर दिए तो आपकी टीम में बहाने बनाने वाले एक से बढ़कर एक खलीफा हैं। कई बार हमको क्या लगता है कि हम अपने अपलाइन को कोई बहाना बना देते हैं और हमको लगता है कि हमने अपने अपलाइन को बेवकूफ बना दिया, हमने अपने अपलाइन को उल्लू बना दिया। रियलिटी में क्या होता है कि अपलाइन को हम बेवकूफ नहीं बनाते हैं, उल्लू नहीं बनाते हैं, अपलाइन हमसे ज्यादा समझदार है। भाई आप अपने अपलाइन को उल्लू नहीं बनाते हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपलाइन सब समझती है कि आप जब जब उन्हें बहाना बना के देते हैं, जब जब उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, अपलाइन आपकी हर छोटी बड़ी बात को समझ जाती है। अपलाइन की लाइफ से नहीं खेल रहे हैं, आप अपनी लाइफ से खेल रहे हैं। अपनी लाइफ को लेकर सिंसियर रहिए। ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, यहां पर हर चीज कॉपी होती है, हर चीज, हर चीज। जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। ये कॉपी कैट मार्केटिंग है। तो डुप्लीकेशन ये बहुत बड़ा औजार है। जितना अच्छी चीजों को आप करेंगे, आपकी टीम में उतना ही अच्छी चीजें फॉलो होंगी। जितना कमिटमेंट को आप फॉलो करेंगे, उतना ही कमिटमेंट आपकी टीम में फॉलो होगा। आप कंपनी के टारगेट को क्वालिफाई करेंगे, आपकी टीम में लोग टारगेट क्वालिफाई करेंगे। आप लगातार आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लगातार आप प्रोग्रेस करेंगे। हर 3 महीने में आप अपनी रिकॉग्निशन लेवल को चेंज कर रहे हैं, हर 4 महीने में अपनी रिकॉग्निशन लेवल को चेंज कर रहे हैं। आपको देखकर आपकी टीम में इस बात का भी डुप्लीकेशन होगा। हर 3 महीने में, हर 4 महीने में लोग अपनी रिकॉग्निशन को चेंज करेंगे, लोग चेंज करेंगे। और आप अगर अपनी रिकॉग्निशन को अगर आप एक सर्टेन टाइम पर अगर नहीं बदल पा रहे हैं, देखो कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति अपनी टीम में अपने अपलाइन को तभी तक फॉलो करता है जब लगातार उसका अपलाइन टाइम टू टाइम प्रोग्रेस कर रहा है। अगर आप प्रोग्रेस अगर फास्ट अगर नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको भी फॉलो करना कम कर देंगे। आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम आपको फॉलो करती रहे, तो उसके लिए जरूरी क्या है? आपको अपनी प्रोग्रेस बहुत फास्ट रखनी पड़ेगी। आपको अपनी प्रोग्रेस फास्ट रखनी पड़ेगी। 3 से 4 महीने में आपको अपनी रिकॉग्निशन लेवल बदलना पड़ेगा, चाहे भले आपको पैसे की जरूरत हो चाहे नहीं हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रभाव आपकी टीम पे बना रहे, तो आपका रिकॉग्निशन लेवल टाइम टू टाइम चेंज होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये दोस्तों बेसिक चीजें हैं। मैंने कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको नहीं बताई, मैंने बहुत बेसिक चीजें मैंने आपको बताई कि बेसिक ये चीजें हैं जिसको फॉलो करके कोई भी आदमी इजीली आगे बढ़ सकता है। पहला काम टीम बनाना, दूसरा काम टीम को टिकाना, और तीसरा काम नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। ये 3 चीजें, ये 3 चीजें मुझे मेरी ग्रेट अपलाइन ने मुझे सिखाई थी, सिस्टम ने मुझे बताया था, और इन्हीं 3 चीजों को मैंने फॉलो भी किया। नेटवर्क बनाया, नेटवर्क को टिकाया, और नेटवर्क को टिकाने के साथ जो मैं चाहता था कि मेरी टीम करे, उसे करने से पहले मैंने उसे खुद करना शुरू किया। मैं चाहता था कि मेरी टीम ट्रेनिंग में रहे, सबसे पहले मैंने रहना शुरू किया। मैं चाहता था कि मेरी टीम हर फंक्शन में रहे, मैं रहता था। मैं चाहता था कि मेरी टीम अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी जागे, मैं उठता था। मैं चाहता था कि मेरी टीम बहुत मेहनत करे, मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार था। तो टीम को कुछ भी कहने से बेहतर है करना शुरू कर दीजिए। वही मैंने करना शुरू किया। इन्हीं चीजों को करने की वजह से आज ये सक्सेस मेरी लाइफ में मुझ तक आई है, ये सक्सेस मुझ तक मेरी लाइफ में आई है। ये कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनकी वजह से मेरी दुनिया बहुत बड़ी बनी है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये दुनिया मेरी बहुत बड़ी बनी है। माननीय श्री राजीव चतुर्वेदी सर, माननीय श्री संजय जैन सर, माननीय श्री ओम प्रकाश सर, और माननीय श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, हमारे ग्रेट महागुरु जी। मतलब ये वो हस्तियां है ना, जिन हस्तियों को मैंने सिर्फ स्टेज पे देखा है, सिर्फ मंच पे देखा है, कभी पर्सनली कभी बैठा नहीं, लेकिन मंच पे बैठे बैठे इन्हें भगवान की तरह मैंने इनको पूजा है। और स्टेज के माध्यम से जो भी बातें इनसे मैं सीखा, और उन बातों को फॉलो कर दोस्तों मैं यहां तक आगे बढ़ा हूं। बहुत बड़ा रोल है इनकी लाइफ में, इनका हम मेरी लाइफ में। आज हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, मतलब इनके व्यक्तित्व की बातें मैं क्या कहूं। मतलब सर का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, आप खुद भी जानते हैं कि सर के प्रभाव में आने के बाद मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी की दुनिया ना बदले। और सर से मुलाकात करने के बाद कोई व्यक्ति प्रभावित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारी लीडर्स मीटिंग, रेड क्लब मीटिंग, डायमंड मीटिंग, और बहुत सारी मीटिंग सर के माध्यम से शुरुआत से मैंने अटेंड की है। और शुरुआत से मैंने देखा है कि सर की बातों में वो जादू है, मतलब सर की बातों में वो बात है। और सर को मैंने बहुत फॉलो किया है, सर को मैंने बहुत फॉलो किया है। और आज सर की उस लीडरशिप की क्वालिटी का आज मैं कायल हूं कि जो सर ने एक छत के नीचे इतने सारे डायमंड को एक मंच पे खड़ा करके रखा हुआ है, ये यूनिटी में बांध के रखा है। ये बहुत बड़ी ताकत जो सर ने हमें सिखाई है, बताई है। मैं बड़ा एहसानमंद हूं कि आज
जो सर की इतनी बड़ी बड़ी बातें जो मिली हैं मंच के माध्यम से, हम लोगों ने सीखा है, उनकी बातों को मान मानकर आज हम लोगों ने अपनी दुनिया इतनी बड़ी बनाई है जिस दुनिया के बारे में सोच नहीं सकते थे। मेरे ग्रेट अपलाइन माननीय श्री माधव सर, माननीय श्री विजयपाल सर, सर के साथ बहुत सारी मीटिंग्स के साथ बैठा, सुनने का मौका मिला, सर से बहुत कुछ सीखा। और आज की तारीख में सर हमें गाइड भी कर रहे हैं, लगातार उनकी गाइडलाइन में हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। श्री शिव कुमार शर्मा सर, श्री सत्यप्रकाश सर, श्री राधेश्याम कुशवाहा सर, श्री अजय राजपूत सर। शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो बहुत सर ने हम लोगों की मदद की, बड़ा हमें सपोर्ट दिया। राकेश प्रसाद सर, आज ये मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अपलाइन हैं, मेरे साथी हैं। एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह इन्होंने शुरुआत से साथ दिया। तो आज ये सक्सेस जो मेरे पास में, ये सक्सेस अकेले मेरी मेहनत की नहीं है, बल्कि सक्सेस आज मेरे ग्रेट मेंटर्स की है। आज इन ग्रेट मेंटर्स ने मुझे सिखाया, मुझे बताया, इनकी उंगली पकड़कर मैं चला, जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया। तो ये लोग हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत बड़े सपने देखने का मौका मुझे मिला, वरना शायद एक मजदूर का बच्चा कभी जिंदगी में इतने बड़े ख्वाब नहीं देख सकता था। अगर इतने बड़े ख्वाब देखने के लायक अगर बना तो ये ख्वाब दिखाने वाले ये सब महान हस्तियां थी जिन्होंने मुझे इतने बड़े ख्वाब देखना सिखाया। दोस्तों, इस मीटिंग में जाते जाते एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा। आज मेरी दुनिया जहां बदली है, आज मैं जहां तक पहुंच पाया हूं, और मैं अगर अपनी लाइफ को बदलने का अगर सबसे बड़ा क्रेडिट अगर अपनी लाइफ में अगर मैं किसी को अगर देना अगर चाहता हूं, तो वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटर माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सर हैं। आज वो मेरे गुरु हैं, मेरे कोच है, मेरे अपलाइन है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में, सेफ शॉप बिजनेस के बारे में बताया था। आज ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे सेफ शॉप के प्लान को कैसे दिया जाता है, किसी को कैसे समझाते हैं, वो समझाना मुझे सिखाया था, फॉलोअप करना मुझे सिखाया था, FIM करना सिखाया था। वो हर सेफ शॉप की बेसिक से बेसिक चीजें इन्होंने शुरुआत में मुझे सिखाई थी, और आज इनकी गाइडलाइन में लगातार काम करते करते आज यहां तक मैं पहुंच पाया हूं। सच कहूं कि लोग कहते हैं कि भगवान के बारे में पूछते हैं, मैं जीते जागते आज इनको अपना भगवान कहता हूं। आज ये मेरे गॉडफादर हैं, मेरे आइडियल हैं, मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे भगवान हैं। आज मुझ जैसे एक छोटे व्यक्ति की जिंदगी अगर बदली है तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट और सबसे बड़ा कारण आज ये है। एक लाइन में अगर एक बात अगर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, अब तक अगर आपने इस बिजनेस के भीतर चाहे कितना भी टाइम आपने लगाया है ना, आप 6 महीने से इस बिजनेस को कर रहे हैं, साल भर से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने सालों से आप लोग ये बिजनेस आप कर रहे हैं। मैं इतना जरूर जानता हूं, इस बिजनेस के भीतर अगर आपको बहुत आगे अगर जाना है ना, बहुत आगे अगर जाना है, बहुत आगे जाना है, तो एक बात आप समझिए, ये बिजनेस आपके टैलेंट से नहीं चलेगा, ये बिजनेस आपके नॉलेज से नहीं चलेगा। सेफ शॉप बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया सिर्फ और सिर्फ अपलाइन का गेम है। नेटवर्क इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ अपलाइन का गेम है। यहां आप अपने तरीके से कितना भी आप जोर लगा लो, अपने तरीके से आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, होने वाला कुछ भी नहीं है। यहां जो रिजल्ट आपके पास में जो आएगा वो आपके अपलाइन की वजह से ही आएगा। तो सबसे बड़ा काम जो आज की तारीख में अगर आप चाहते हैं ना कि आपका काम बहुत आसान हो जाए, बहुत आसानी से आप प्रोग्रेस करें, बहुत आसानी से आप आगे बढ़ें, उसके लिए अगर मैं जाते जाते अगर मैं एक कोई बहुत बड़ी अगर मैं टिप अगर मैं देना अगर आपको अगर मैं चाहूं ना, तो एक टिप मैं जरूर दे सकता हूं कि सबसे पहला काम एक काम करना। आपकी अपलाइन की सीरीज में ढेर सारे आपके अपलाइन होंगे। जिस व्यक्ति ने आपको जोड़ा होगा, आज हो सकता है वो भी एक्टिवली काम कर रहे होंगे और वो आपके ऊपर आपके खड़े होंगे। उनसे भी ऊपर कोई ना कोई अपलाइन होगा, और उनसे भी ऊपर कोई ना कोई अपलाइन होगा, और उनसे भी ऊपर कोई ना कोई अपलाइन होगा। आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, आपकी अपलाइन की सीरीज में कई सारे आपके अपलाइन होंगे। सबसे पहला काम जो एक करना, उस अपलाइन की सीरीज में से किसी एक व्यक्ति को चुनना, जिससे आपका दिल मिलता है, जिससे आपका विचार मिलता है, जिससे आपकी सोच मिलती है, जिससे मिलने के बाद आपको मुश्किल से मुश्किल काम भी आपको आसान दिखता है, जिससे मिलने के बाद, जिससे बात करने के बाद आपको जिंदगी में सफल होना आसान सा लगने लगता है। उस एक व्यक्ति को चुनना, और चुनने के बाद उस व्यक्ति को अपलाइन नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को अपना गुरु बनाना, उस व्यक्ति को अपना गुरु बनाना। उसे चुनने से पहले चाहे कितना भी आपको टाइम लेना हो, लेना, 1 दिन लगाना है, 2 दिन लगाना है, हफ्ता भर, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, जितना टाइम आपको उस व्यक्ति को चुनने में लगाने का आपको लगता है, मन करता है, सेलेक्ट करने में टाइम लगाओ, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितना टाइम आप ले सकते हो लो। लेकिन एक बार चुनने के बाद है ना, एक बार जिस अपलाइन को आपने अपना गुरु बनाया, गुरु बनाने के बाद कोई किंतु, परंतु, लेकिन, बट, इफ, वाई, काय को, ये सब उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देना। उसके बाद जो आपका वो गुरु आपसे कहता है उसे फॉलो करना, उसे फॉलो करना, उसे फॉलो करना, उसे फॉलो करना। बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए, सेफ शॉप बिजनेस के भीतर क्राउन बनने का, क्राउन एम्बेसडर बनने का यही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है
किसी एक व्यक्ति को चुनकर आंख बंद करके सिर्फ उनको फॉलो कीजिए, आंख बंद करके उनको फॉलो कीजिए, कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं, क्योंकि आंख बंद करके अगर आपने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया तो बिलीव करो वही एक अपलाइन आपको क्राउन एम्बेसडर तक आपको ले जा सकते हैं, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक आपको ले जा सकते हैं। बदलने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ फॉलो कीजिए, आंख बंद करके उनको फॉलो कीजिए। सक्सेस का ये सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र। मैंने दोस्तों यही किया क्योंकि जब तक मैं समझदार बनता रहा 3.5 साल में सिल्वर, लेकिन समझदारी छोड़ने के बाद सिर्फ अपलाइन का हनुमान बन गया। अपलाइन ने जो बोला सिर्फ कर दिया, क्यों करना है, इसे करने से क्या होगा, वो मेरा हेडेक नहीं, वो मेरे अपलाइन का हेडेक। आज मैं क्राउन एम्बेसडर बनने वाला हूं, आज भी अपना दिमाग नहीं लगाता, आज भी नहीं सोचता कि मुझे काम कैसे करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले अपने अपलाइन को जरूर फोन करता हूं, उनसे बात करता हूं, और वो जब डिसीजन देते हैं तो आज मैं उनको फॉलो करता हूं। मैं सिंपल सी बात जानता हूं कि किसी व्यक्ति से पूछ लेने से अगर जिंदगी की परेशानी अगर कम हो जाती है तो जिंदगी में खामा-खामा इतनी परेशानियां पाल कर रखने से क्या फायदा। परेशानियां पालने का काम अपने अपलाइन को दे दो, और आपका अपलाइन जो कहता है खाली उसको खाली फॉलो करते चले जाओ। बिलीव करो, ये छोटी सी बात बहुत देखने में है, लेकिन सच कहूं ना, यही बात को समझने में किसी व्यक्ति को 6 महीना लग जाता है, किसी को साल भर लग जाता है, किसी को 1.5 साल लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाता है, कि किसी एक अपलाइन को चुनकर उनकी बात को मानकर आप बहुत दूर जा सकते हैं, बहुत दूर जा सकते हैं। आज दोस्तों मैं बड़ा आभारी हूं, आज मैं बहुत आभारी हूं कि आज आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला और आप लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला। मैं बड़ा एहसानमंद हूं। आज एनसी विश्वास सर का, अरिजीत सरकार जी का, संजय यादव जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपनी टीम से मुलाकात करने का मौका दिया। आज आपके इतने दमदार साथियों से मिलने का मुझे मौका मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और सबसे ज्यादा मैं थैंक यू मैं कहना चाहूंगा हम सभी के, हमारे ग्रेट गुरु, हमारे महागुरु, मतलब वर्ड नहीं है मुझे उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए। मतलब मुझ जैसे व्यक्ति का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। मतलब उनकी उंगली के नाखून के बराबर भी अगर मैं बन जाऊं तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानूं। मतलब वो शख्सियत, हमारे ग्रेट महागुरु जी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के मतलब शहंशाह के कहिए, बेताज बादशाह हैं वो, माननीय श्री नरसिंह ग्रेवाल सर। आज उनका प्रभाव मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, और आज मैं बहुत एहसानमंद हूं कि आज सर ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों के बीच में आकर अपनी बातों को मैं कह पाया। और आज मैं जो भी कुछ बन पाया हूं, जो संस्कार आज हमारे भीतर हैं, आज सर के ही दिए हुए संस्कार हम लोगों के खून में दौड़ रहा है। आज उनकी वजह से हम लोगों की जिंदगियां हैं, उनकी वजह से हम जैसे हजारों और लाखों लोगों का जीवन बदला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया।